आर्मी चीफ नदीम अंजुम और काजी फायज ईसा के दरमियान जो गुफ्तगू हुई है वो बहुत ही सनसनीखेज है, बहुत ही खतरनाक, खौफनाक है। तो आर्मी चीफ और नदीम अंजुम ने कहा कि ये जो पीटीआई के वर्कर्स, सपोर्टर्स और आम आवाम जो हैं उनके जलसों में जाया करते थे, हमें इनसे बड़ी खार है। क्यों? काजी फायज ईसा ने पूछा, आपको इनसे क्यों खार है? तो कहते हैं कि ये लोग आवाम जो हैं इमरान खान के पीटीआई के जलसों में जाया करते थे, वहां पे नारे लगाया गया करते थे, गीत गाते और सुनाया करते थे, और ये सोशल मीडिया पे आके हमारी वो इन्होंने कुत्तों वाली की है कि हम अब मार्केटों में जाने के काबिल नहीं है। हमारी फैमिलियों को, हमारे खानदानों को, बीवी बच्चों को हमारे खिलाफ कर दिया हुआ है। हमने इनको छोड़ना नहीं है, अब इनको ऐसी ऐसी सजाएं देनी है तो कि ये याद रखेंगे। तो काजी फायज ईसा कहते हैं कि जो नवाज शरीफ ने हम तीनों को जो 50-50 करोड़ रुपए दिए हैं वो इसलिए तो दिए हैं। तो वो कहते हैं बिल्कुल हमें दिए हैं। अब हम इनका करेंगे कि क्योंकि नवाज शरीफ ने, नाजरीन, क्यों इन तीनों को पैसे दिए वो भी आप सुन लें कि नवाज शरीफ ने इनको तीनों को 50-50 करोड़ रुपए देकर ये इंस्ट्रक्शन दी है कि जो कुछ भी करना है वो करो, जिसको उठाना है उठाओ, जिसको मारना है मारो, जिसको कोड़े मारने हैं मारो, जिसको सजाएं देनी है देनी, जिसको जेलों में फेंकना है फेंको, लेकिन तुम जो करना है जल्दी करो और पीटीआई का बेड़ा गर्क खत्म करो और मेरे आने के जो है ना वो सिलसिला रास्ते सीधे करो। तो ये तीनों ने 50-50 करोड़ रुपए लेके अब ये काम करना है। और दूसरी बात जो उन्होंने कही है वो ये है कि आर्मी चीफ और डीजीआई नदीम अंजुम ने उसने कहा है कि जनाब हम जो हैं, हमारा जो प्रोग्राम है वो ये है कि साल 1.5 साल के अंदर अंदर जो है ना पाकिस्तान के तमाम जो असासे, कौमी असासे, जिसमें एटमी प्रोग्राम है, जिसमें रेलवे, एयरपोर्ट्स है, मोटरवेज, आपका जो गवादर पोर्ट है, फिर पीआईए है, स्टील मिल है, बिजली का महकमा, गैस का महकमा, पानी का महकमा, इन तमाम को बेचकर हमने निकल जाना है। और जनाब आपको बताया था कि ये डील हो रही है। आप इस वीडियो को देखिएगा, अपनी स्क्रीन पे ये चल रहा है इसका थंबनेल। कुछ महीनों, 6-7 महीने हो गए ये डील जो है वो चल रही है आर्मी चीफ और डीजीआई नदीम अंजुम के साथ और उन तमाम ओहदेदारान के साथ जो इसके स्टेक होल्डर हैं। स्पेशली एटमी प्रोग्राम में दुनिया के 20 ताकतवर मुल्क जो उनसे हैं वो मिलकर पैसा डाल रहे हैं, $800 बिलियन। उन्होंने ऑफर की है आर्मी चीफ मुनीर मिस्त्री और डीजीआईएसआई को कि एटमी जो प्रोग्राम है उसको शट डाउन कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए वो इसके खरीद। तो वो जनाब 6-7 महीने हो गए इसको, और वो जो वो ये डील उनसी है ये चाह रहे हैं तकरीबन 100-150 बिलियन और यानी 900-950 बिलियन तक ये मांग रहे हैं कि हमें दें और हम बेच के निकल जाएं। तो काजी फायज ईसा कहते हैं कि ठीक है बेचना आपने है, लेकिन मैंने अगर किसी बंदे ने, किसी वकील ने, किसी जज ने इसके खिलाफ, यानी आपके जो ये तमाम डिपार्टमेंट है इनको बेचने का, यानी कौमी असासों को बेचने का कोई मुकदमा किया आपके खिलाफ या इसको रुकवाने की या स्टे ऑर्डर लेने की कोशिश की, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसको खारिज कर दूंगा, उसको रिजेक्ट कर दूंगा उसके मुकदमे को, और मैं आपका साथ दूंगा। लेकिन शर्त एक ही है कि जो कुछ भी ये पाकिस्तान के कौमी असासों को तुम बेचोगे वो उसमें से 33% मुझे चाहिए। लेकिन दूसरी बात यह है कि मुझे पाकिस्तान में नहीं चाहिए। वो इसलिए कि मैं आपको बताऊंगा कि मुझे पाकिस्तान में के बाहर डॉलर्स में, पाउंड्स में, यूरोज में, दिरहम और दिनार में, जहां जहां और जिस जिस मुल्क में मुझे पैसे चाहिए होंगे आप वहां पे उन अकाउंटों में पहुंचा दीजिएगा। तो और मैं फैसला जो उनसे है वो आपके हक में देता चला जाऊंगा और कोई भी आपको रोक ही नहीं पाएगा। ये बात काजी फायज ईसा ने की। और दूसरी बात जो काजी फायज ईसा ने उनको बताई कि इस काम के लिए मुझे एक स्टेप लेना पड़ेगा, आज खुद नोटिस भी लेना है। तो उन्होंने पूछा क्या, आर्मी चीफ मुनीर मिस्त्री और डीजीआईएसआई नदीम अंजुम ने पूछा कि वो आप क्या, किस बात का नोटिस लेना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जनाब मैं पहले ये जो पीटीआई की खवातीन हैं जिनमें तैयबा राजा, सनम जावेद, यास्मीन राशिद और इस तरह की जो खतीजा शाह वगैरह जो कि पॉपुलर हैं 5-6 औरतों को ना, पहले इनको आज खुद नोटिस के जरिए से इनको मैं रिहा करूंगा। तो वो आगे से एकदम उनकी सिटी गुम हो गई। कहते हैं कि काजी साहब आप ये क्या करने जा रहे हैं, इनके ऊपर तो 9 मई के वाकयात में मुलव्वस होने के बड़े खतरनाक इनके ऊपर एफआईआर कटी हुई है, मुकदमे इनके ऊपर। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, छोड़ो इस बात को कि क्या मुकदमे हैं इनके ऊपर, मैं इनको रिहा करके अस नोटिस खुद के जरिए से अपनी और आप दोनों की जो राह है ना वो हमवार कर दूंगा, यानी रास्ता साफ कर दूंगा। क्यों, क्या होगा अगर मैं इनको रिहा करूंगा आज नोटिस लेकर,
तो जो अवाम है वो मुझसे मोहब्बत करना शुरू हो जाएंगे, वो समझ जाएंगे, उनके दिलों में ये दिमाग रासिख हो जाएगा कि जी मैंने जो फैसला करता हूं वो बिल्कुल ठीक करता हूं। अवाम जो है ना वो अगर खड़ी होगी आर्मी के खिलाफ और सड़कों पे निकल आई तो सड़कों पे खून खराबा होगा, हर तरफ गोलियां चलेंगी, लाशें गिरेंगी, तो हमारी डील रह जाएगी, तो हम कैसे उसको जाकर कंट्रोल करेंगे। लेकिन और साथ साथ उन्होंने फिर एक प्रोग्राम भी इनको बना कर दिया कि तुम अवाम को कंट्रोल करने के लिए इनके ऊपर इतने मुजालिम ढा दो, महंगाई कर दो और इनको सरेआम तशद्दुद का निशाना बनाओ, जो खड़ा हो उसको उठा के गायब कर दो, जेलों में डाल दो, लंबी लंबी सजाएं दो, ताकि जो कौम है आपकी वो अपने जिंदा रहने को ही गनीमत समझे। तो बेहतर नहीं है कि एटमी असासे को बचाने वाले एक शख्स को ही आप बचा लें, वो पूरी मुल्क को बचा लेगा, एटमी असासों समेत, कौमी असासों समेत। और वो कौन है? दी ओनली वन, पीटीआई के चेयरमैन मिस्टर इमरान खान, वो ही हैं। आप एक आदमी को बचा लें, आपसे 10, 12, 15 लाख आदमी मिलकर उस वक्त जो लड़ेंगे साल के बाद इन आर्मी चीफ के खिलाफ, ये फौज के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ खड़े होंगे, तो सिर्फ आप इस वक्त इमरान खान साहब को, जो मुल्क का खैर ख्वाह है, वो एटमी असासों को भी बचा लेगा, वो आपके कौमी असासों को भी बचा लेगा। लिए वो उन्होंने कहा कि हमारा प्रोग्राम ये है कि हम साल के अंदर अंदर ये तमाम असासे भेज के निकल जाएंगे और ये जो अवाम पीछे आने की कोशिश करेगी, पहली बात तो कहते हैं जी पाकिस्तानियों को तो वीजा नहीं मिलेगा जिन कंट्री में हम जाएंगे। आप अंदाजा करें, ये जलील तीन हरामखोर, ये खिंजीर की औलाद जो है, काजी फायज ईसा, आर्मी चीफ मुनीर मिस्त्री, DGISI, ये पाकिस्तान से नफरत करते हैं। ये वो लोग हैं, ये वो खिंजीरों की औलाद हैं, ये वो सुअरों की औलाद हैं। ये मेरा फॉर्म 45 को आप देखें और फिर एक फॉर्म, अच्छा फॉर्म 45 और फॉर्म 46 के अंदर जरा पहले आप फर्क समझ लें, ये है क्या, क्योंकि जल्दबाजी में बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हो गई हैं। ये सारी गलतियां अदालतों में जाएंगी और अदालतों के अंदर बड़े जूते पड़ने वाले हैं, क्योंकि अदालतों में जब ये सवालात वकील उठाएंगे तो नवाज शरीफ के वकला के पास या नवाज शरीफ की पार्टी के जो उम्मीदवारान हैं, जो जीतने वाले हैं बज़ाहिर, उनके पास कोई जवाब नहीं होंगे। वो बुरी तरह फंस चुके हैं। कैसे फंसे हैं देखें, मैं आपको बताता हूं। वो ऐसे फंसे हैं कि फॉर्म 45 होता है एक पोलिंग स्टेशन का, फॉर्म 47 होता है पूरे हलके का। MNA के हलके में मिसाल के तौर पे 200 पोलिंग स्टेशन है ना, या 300 पोलिंग स्टेशन है, तो 300 फॉर्म 45 होंगे और इन 300 फॉर्म 45 को जब आप मिलाएंगे तो एक फॉर्म 47 बनेगा। इसको जरा आप अच्छी तरह समझ लें ताकि हर पाकिस्तानी को समझ आ जाए कि उनके साथ दाव लगाया क्या गया है। आपको समझ आ जाएगी कि एक्चुअली हुआ क्या है, आपके साथ पाकिस्तान के साथ क्या हुआ है। फिर सुन लें, फॉर्म 45 हर पोलिंग स्टेशन से एक निकलता है। अगर 300 पोलिंग स्टेशन है तो 300 फॉर्म 45 हैं। फॉर्म 47 RO के दफ्तर से एक निकलता है और इसके अंदर तमाम फॉर्म 45 का जो नतीजा होता है उसको इकट्ठा करके जमा करके लिख दिया जाता है। तो इसको कहते हैं फॉर्म 47, ये हतमी नतीजा होता है। अब नवाज शरीफ के हलके का मैं सिर्फ एक आपको फॉर्म 45 पढ़ के सुना रहा हूं, सिर्फ एक फॉर्म 45। ये फॉर्म 45 क्या कह रहा है कि यास्मीन राशिद साहिबा ने 440 वोट लिए हैं और नवाज शरीफ साहब ने जो है वो 217 वोट लिए हैं। यानी यहां नवाज शरीफ साहब आधे वोट ले पाए यास्मीन राशिद के मुकाबले में। ये जो फॉर्म 45 मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, ये अब्दाली ग्रामर गर्ल्स हाई स्कूल है, गर्ल्स स्कूल है, ग्रामर स्कूल है और अब्दाली रोड लाहौर पे है। मैं गया हूं जी यहाँ पे, मैंने ये स्कूल विजिट किया हुआ, मैंने देखा हुआ है माजी में। अब ये फॉर्म 45 क्या बता रहा है, ये एक हलके का है, याद रखिएगा। इसने कुछ ऐसी चीजें बताई हैं कि नवाज शरीफ का और रिजल्ट जो है वो यास्मीन राशिद का, ये तो इसने बता दिया है, लेकिन इसने कुछ चीजें और बड़ी अजीब बताई। यहाँ पे एक उम्मीदवार है ऊपर, इकबाल अहमद खान, तीसरे नंबर पे इनका नाम लिखा हुआ है। ये जो इकबाल अहमद खान है, इनको 4 वोट पड़े हैं फॉर्म 45 में। अब बहुत सारे पोलिंग स्टेशन हैं, बाकी में भी पड़े होंगे, तो इनके सैकड़ों में वोट तो जाने चाहिए ना इकबाल अहमद खान के। अगर सैकड़ों पोलिंग स्टेशन है, एक में 4 पड़े हैं, तो 200, 400, 500, 1000 वोट तो होना चाहिए इनका, और ये पीपल्स पार्टी के हैं। तो जो फॉर्म 47 है, जहां पे नतीजा मुकम्मल होता है, वहां पे इनको जो इन्होंने वोट हासिल किए हैं वो है 0। यानी वो आदमी जो पीपल्स पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़ा, उसने अपने आप को वोट नहीं डाला, या उसको किसी ने भी वोट नहीं डाला, उसका जिसने दफ्तर खोला उसने भी वोट नहीं डाला। हत्ता कि यहां तक मामला हो गया कि उसको वोट ही कोई नहीं पड़ा, और जो वोट उसको फॉर्म 45 के अंदर पड़े हैं वो भी फॉर्म 47 जहां पे मुकम्मल रिजल्ट कंपाइल हुआ, वहां पे वो भी
गिनती के अंदर शामिल नहीं किया गया। एक और उम्मीदवार मैं आपको बताता हूं, ये है जी हसनैन अहमद शहजाद। इनको एक वोट पड़ा है। मैं एक एक वोट भी आपको इसलिए बता रहा हूं, आपको मजा आएगा थोड़ा सुन के। अच्छा, यहां पे जो है हसनैन अहमद शहजाद साहब जो हैं, वहां पे उनको एक वोट पड़ा है, यहां पे उनको कोई वोट नहीं पड़ा। यानी एक पोलिंग स्टेशन में उनको एक वोट पड़ा है, लेकिन पूरे हल्के के अंदर वो वोट गिना नहीं जा रहा। एक और उम्मीदवार के पास जाते हैं। ये जी खालिद मसूद सिंधु साहब को 3 वोट पड़े हैं, सलीमुल्लाह को 6 वोट पड़े हैं इस पोलिंग स्टेशन में। यानी खालिद मसूद सिंधु 3 वोट, सलीमुल्लाह 6 वोट इस एक पोलिंग स्टेशन में। और पूरे हल्के के रिजल्ट के अंदर ये जो दोनों उम्मीदवार हैं, खालिद मसूद सिंधु और सलीम सैफुल्लाह, खालिद मसूद सिंधु क्योंकि पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग से उनके वोट गिने गए हैं, और सलीमुल्लाह जो है उनको 0 वोट पड़ा है, उनका वोट नहीं गिना गया। अब आ जाए आप अगले उम्मीदवारों की तरफ कि उनके साथ क्या हुआ। इसके बाद एक सूफी साहब हैं, खलीक अहमद भट्ट साहब, इनके 11 वोट हैं, और मोहम्मद इम्तियाज चौधरी साहब का 1 वोट है। मोहम्मद खुरम रियाज साहब के 37 वोट हैं। मोहम्मद आमिर का 1 वोट है, और मुजम्मल कादिर भट्ट का 4 वोट हैं। और इस तरह जो है वो ये एक पोलिंग स्टेशन मुकम्मल होता है। जब आप दूसरी जानिब जाते हैं तो इन सबका कोई वोट नहीं है, सारे 0 0 0 0 0 0 आ रहे हैं। यानी हैरत की बात यह है कि एक पोलिंग स्टेशन के अंदर मैं रिजल्ट आपके सामने रख रहा हूं जिसमें इन उम्मीदवारों को वोट पड़े हैं, और फिर पूरे हल्के का रिजल्ट आपके सामने रख रहा हूं जिनमें वो वोट गिने ही नहीं गए। अब अगर मैं 10 पोलिंग स्टेशन के निकालूं तो इनके और बढ़ जाएंगे, लेकिन पूरे के अंदर 0 है। और अगर 100 पोलिंग स्टेशन के निकालूं तो इनके और बढ़ जाएंगे इन उम्मीदवारों के वोट, लेकिन पूरे हल्के के अंदर जमाते इस्लामी और पीपल्स पार्टी को एक भी वोट नहीं पड़ा। आप अंदाजा करें, उन्होंने खुद भी अपने आप को वोट नहीं डाला, उनके घर वालों ने भी वोट नहीं डाले। ये तो धांधली का धांधला है और झुर्रू है। नवाज शरीफ ये इलेक्शन हार रहे थे, और जिस तरह उनको जितवाया गया है, नवाज शरीफ को तत्ते तवे पे बिठा